Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management Technology. I will teach you financial management in course of integrated MBA second year, BBA second year, and MBA first year. Now we are discussing about next unit second. First topic concept of capitalization. तो concept capitalization क्या होता है इस पे बात करते हैं हम. The use of capitalization is refer to only long-term debt and capital stock and short-term creditors. In reality, total capital is furnished by short-term creditors and long-term creditors. बता रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन में जो आपकी बात की जाती है लॉन्ग टर्म डेप्ट की एंड कैपिटल स्टॉक की. तो लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या होता है आपका. हाँ, लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब लंबे समय के लिए जब हम कोई मनी को हम मैनेज करते हैं, फाइनेंस करते हैं, मतलब लोन लेते हैं, वो भी किस लिए, कैपिटल स्टॉक के लिए एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के लिए. कैपिटल स्टॉक का मतलब ये हो गया आपका कि आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स मतलब ऐसे क्रेडिटर्स मतलब कि ऐसी पार्टीज जिनसे आपने एज ए बिजनेसमैन उधार परचेज किया है ना, ठीक है, तो उनको हमें पेमेंट करना है. तो कैपिटलाइजेशन में आपका लॉन्ग टर्म लोन इसमें लिया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, जो कि आपके बैंक हो गए, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो आपके गवर्नमेंट बैंक हो, उनसे मैनेज करते हैं हम. तो इन रियलिटी टोटल कैपिटल इज फर्निश्ड बाय, जो टोटल कैपिटल की जो भी हम व्यवस्था करते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स के लिए करते हैं. जो टोटल कैपिटल है हमारी वो काय के लिए होती है, बाय शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स के लिए. शॉर्ट टर्म क्रेडिटर और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स को हम उससे पेमेंट करते हैं. तो बता रहे हैं कि दस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट कैपिटलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग. बता रहे हैं जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें कैपिटलाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है आपके. बता रहे हैं कि शेयर कैपिटल होता है आपका, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड क्रेडिट. तो ये सारी चीज़ें कैपिटलाइजेशन में आती हैं, आपके सारे पॉइंट्स कवर होते हैं. नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, ये तो कैपिटलाइजेशन हो गया आपका. कंसिक्वेंसेस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. बता रहे कि ओवर कैपिटलाइजेशन के क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, तो इस पे बात करते हैं हम. दूसरी चीज़ ये कि ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इस पे बात हम आगे करेंगे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे जानना ज़रूरी होगा हमसे हमारा कि ओवर कैपिटलाइजेशन होता क्या है. ओवर कैपिटलाइजेशन जब जितनी कैपिटल की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, जितनी नीड है, जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर हम उससे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, तो दैट इज़ कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन. अगर हम फालतू के खर्चे करते हैं तो वो हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आता है. तो इससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो बात करते हैं इस पर. ए पॉइंट जो दिया आपका, इफेक्ट ऑन द कंपनी. कंपनी के ऊपर किसी क्या इफेक्ट पड़ेगा. द इफेक्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन ऑन अ कंपनी आर डिसस्ट्रस इन अ नंबर ऑफ वेज. बता रहे हैं कि कई प्रकार से कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि लॉस ऑफ गुडविल, उसकी गुडविल का लॉस होता है कंपनी की. क्यों, क्योंकि जितने में पैसे की ज़रूरत है, अगर हम उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं, अगर हम ऐसा स्टॉक मान लो परचेज़ कर लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं अपना, जिससे कस्टमर की डिमांड नहीं है, तो कस्टमर को अगर वो कुछ नहीं अवेलेबल मिलता है आपके कंपनी के प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट वो चाहता है वो नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं रहता है आपसे, और आपकी गुडविल को लॉस होता है. क्योंकि गुडविल रेपुटेशन होती है, और रेपुटेशन तभी बनती है जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं. फिर डिफ़िकल्टी इन रेजिंग एडिशनल फंड्स. एक्स्ट्रा जो भी फंड्स को इंक्रीज़ करने में हमें डिफ़िकल्टी रहती है. क्यों, क्योंकि जितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना था, हमने अगर उससे ज़्यादा कर दिया है, तो फिर हम फंड और कहाँ से लाएंगे आगे के लिए. ठीक है. थर्ड पॉइंट आपका डिफ़िकल्टी इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. दूसरा, हम ज़्यादा पैसा अगर लोन ले लेंगे तो हमें इंटरेस्ट भी उतना ज़्यादा देना पड़ेगा. दूसरा, अगर हमारी सेल हो नहीं पाएगी एक तरफ, तो फिर सेल नहीं हो पाएगी तो इनकम नहीं होगी, और इनकम नहीं होगी तो फिर हम इंटरेस्ट देने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं. नेक्स्ट जो आपका है इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है. सिंस द शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे सफ़र हैवी ड्यू टू ओवर कैपिटलाइजेशन.
अरे शेयर होल्डर जो होते हैं वो रियल ऑनर होते हैं किसी भी कंपनी के, और ओवर कैपिटलाइजेशन से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्या? लोअर डिविडेंड। अब जब कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे कहीं ना कहीं, तो खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, पैसा ऐसा इन्वेस्ट कर दिया कि बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए हैं, तो फिर कंपनी को इनकम कम होगी, इनकम कम होगी, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो होता है वो कम परसेंट मिलेगा या फिर ना के बराबर मिलेगा। फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, शेयर की मार्केट वैल्यू भी डाउन हो जाती है ओवर कैपिटलाइजेशन से, क्योंकि अगर शेयर की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी नुकसान होगा और शेयर होल्डर्स को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। ई पॉइंट, अब सी पॉइंट दिया है आपका, इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, सोसाइटी में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ओवर कैपिटलाइजेशन हैज़ एविल इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी एज अ होल, सोसाइटी के ऊपर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दिस कैन बी एनुमरेटेड एज ब्लो, जिसको बताया गया नीचे में, लॉज ऑन कंज्यूमर्स, बता रहे हैं कि कंज्यूमर्स का इसमें लॉस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू कम हो गई, ठीक है, तो होता क्या है कि किसी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू भी कम है, ठीक है, और डिमांड भी कम है, कम उसके कंज्यूमर्स हैं। पता लगे अगर हम उसका प्रोडक्ट का रेट भी अगर बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने बेनिफिट को, अपने नुकसान को पूरा करने के लिए, तो वो उसके रेट इंक्रीज़ कर देती है प्राइस प्रोडक्ट के, जिससे कंज्यूमर का नुकसान होता है। लॉस टू वर्कर्स, वर्कर्स का कैसे लॉस होता है। अब कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं होता है किसी कंडीशन में, प्रोडक्ट के रेट इंक्रीज़ करने के बाद भी कंज्यूमर का तो लॉस हो ही रहा है फर्स्ट पॉइंट से, और कंपनी को उसके बाद भी अगर प्रॉफिट नहीं होता है जितना वो चाहती है, तो कहीं ना कहीं वर्कर्स को भी लॉस होता है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स को टाइम पर सैलरी ना मिल पाना, सैलरी डिडक्ट होकर मिलना, और जो भी इंसेंटिव्स है उनका ना मिल पाना, तो इस प्रकार से वर्कर्स को भी लॉस होता है। नेक्स्ट है फिर ओवर कैपिटलाइजेशन, जो कि हमने आपको बताया था, इस पर बात की थी। तो ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस किया जा रहा है कि व्हेन अ कंपनी हैज़ कंसिस्टेंटली बीन अनेबल टू अर्न द प्रिवेलिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड, द सिचुएशन इज टर्म इज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंटिन्यू अगर कोई भी कंपनी जितना वो चाहती है रिटर्न अपनी कैपिटल पे जो उसने इन्वेस्ट किया, अगर वो नहीं हो रही है, उस पर रिटर्न नहीं हो रहा, तो वो आपके कैप ओवर कैपिटलाइजेशन कंडीशन में आता है। तो अ कॉर्पोरेशन इज सेड टू बी ओवर कैपिटलाइज व्हेन इट्स अर्निंग आर नॉट इनफ टू एड अ फेयर रेट ऑफ अमाउंट ऑन सिक्योरिटीज आउटस्टैंडिंग। बता रहे हैं कि अगर जो भी सिक्योरिटीज़ हैं या फिर शेयर्स में पैसा लगा रखा है, तो उस पर अगर अर्निंग नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, तो ये आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन कैटेगरी में आएगा। व्हेन द बुक वैल्यू ऑफ इट्स सिक्योरिटीज एक्सीड द करंट वैल्यू ऑफ द एसेट। दूसरी चीज़ ये कि अगर एसेट की वैल्यू करंट की अपेक्षा अगर बुक वैल्यू इंक्रीज हो जाती, तो भी ये आपका ओवर कैपिटलाइज में आता है। इन अदर वर्ड्स, द सिचुएशन अराइजेज ड्यू टू डिस्टॉर्शन इन द बुक वैल्यू एंड द रियल और ट्रू वैल्यू ऑफ द फर्म। बता रहे हैं कि अगर कोई भी वैल्यू अगर हम गलत तोड़ मरोड़ के अगर दिखाते हैं, तो वो भी हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन में आता है, कि जितनी वैल्यू होनी चाहिए किसी भी एसेट की, हमें उतनी ही दिखानी चाहिए, ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, रियल वैल्यू दिखानी चाहिए। तो बुक वैल्यू इज़ द वैल्यू शोन इन द बुक्स ऑफ आइदर द कैपिटल एम्प्लॉयड और एसेट्स यूज्ड बाय द फर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फर्म यूज़ करती है एसेट का। पता लगे कोई बिल्डिंग आपकी 40 लाख की और आप दिखा रहे हो उसमें 60 लाख 80 लाख, तो इससे तो आपको नुकसान है ना। ओवर कैपिटलाइज करके आप क्या कर लेंगे, आपकी इनकम ज़्यादा शो होने लगेगी, बल्कि इनकम आपकी नहीं है, इतनी संपत्ति आपकी है नहीं, और आप अगर उसको शो करेंगे ज़्यादा तो आपकी ज़्यादा शो होगी, फिर आप कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा शो होगा, जो कि आपको हो नहीं रहा है बट शो होगा आपके अकाउंट में, क्योंकि आपने ओवर कैपिटलाइज कर दिया है, एसेट्स को ओवर दिखा दिया आपने। तो ये कहीं ना कहीं जब हमें नॉलेज नहीं होती है डीपली अकाउंट्स की, तो हम ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं। द कॉजेज़ कैन बी, बताने कि क्या कॉजेज़ हैं आपके ओवर कैपिटलाइजेशन के। तो फर्स्ट पॉइंट में जो बात हो रही है, रॉन्ग एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स, हम अर्निंग्स की अगर रॉन्ग एस्टिमेट करेंगे, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना दिखाना पड़ेगा ना हमें, तो अगर हम उसको ज़्यादा करके दिखाते हैं अपने प्रॉफिट को, तो हमें तो नुकसान ही है। और जिन बिजनेसमैन को नॉलेज होती है वो अपने प्रॉफिट को कम से कम दिखाते हैं, क्यों? उससे वो इनकम टैक्स से बच जाते हैं, ना के बराबर देना पड़ता है उन्हें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओवर एस्टिमेट ऑफ एनुअल इनकम विल लीड टू सिचुएशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। अगर आप इनकम को ज़्यादा दिखाते हैं तो ये आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। सेकंड पॉइंट है ओवर इश्यू ऑफ कैपिटल।
अगर हम कैपिटल ओवर इशू करते हैं, जितनी कैपिटल जरूरत है उससे ज़्यादा करते हैं, सम टाइम वाइल फ्लोटिंग अ न्यू company, the promoters overestimate the financial requirement, and as a result they raise more capital than what is actually needed, result in overcapitalization. कभी कभी जो promoters होते हैं जो कंपनी की सेल को इंक्रीज करते हैं, वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को ओवर बता देते हैं, मतलब कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा करते हैं। उसका रिजल्ट होता है कि हमें जितनी कैपिटल जो है हमारी हमें कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ती है, इधर उधर से व्यवस्था करनी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है, जो कि ओवर कैपिटलेशन की आपकी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस। तो प्रमोशन एक्सपेंसेस इंक्रिंग हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा में लीड टू ओवर कैपिटलाइज। होता क्या है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस करते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो हमें उतने करने चाहिए जितने में हमारा काम चल जाए। अगर हम हाई कर रहे हैं ना कहीं, तो इससे हमारी क्या होती है, कैपिटल की कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब होता है आपका प्रारंभिक व्यय, स्टार्टिंग में कंपनी की जब स्टार्ट होने में जो हम करते हैं, तो ये हमें कम से कम करने चाहिए। मतलब इतना करना चाहिए जितना और कंपनियां कर रही हैं। अगर हम ओवर करेंगे, कहीं ना कहीं किसी को हम डिफीट करने के लिए करते हैं, तो वो हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आ जाता है। फोर आपका लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। तो डिविडेंड पॉलिसी लिबरल ना होकर के स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। द कंपनी माइट हैव फॉलो द lenient डिविडेंड पॉलिसी विदाउट बोथरिंग मच अबाउट बिल्डिंग अप द रिजर्व्स। बता रहे हैं कंपनी को जो डिविडेंड पॉलिसी वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, मतलब कि अपने पास पैसा रिटेन करके भी रखना चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा तो ये नहीं आप सारा बांट दो शेयर होल्डर्स में, अपने पास भी आपको रखना चाहिए रिटेन करके फ्यूचर के लिए रिजर्व्स, जिससे कि आपको अगर आगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको अपना बिल्डअप कर सकें, अपने बिजनेस को हैंडल कर सकें। फिफ्थ आपका टैक्सेशन पॉलिसी। जब टैक्सेशन पॉलिसी की बात करते हैं, हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन में लीव लिटिल इन हैंड्स ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट ऑफ डिविडेंड्स। बता रहे अगर हम हाई रेट दे रहे हैं टैक्स का, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा ओवर कैपिटलेशन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास क्या होता है कि लिटिल अमाउंट ही बचता है, मनी बचती है मैनेज करने के लिए। फॉर डेप्रिसिएशन मैनेज करना पड़ता है, हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ती है एसेट्स। पता लगे पुरानी एसेट्स को हटा रहे, मशीनरी को, न्यू मशीनरी हम परचेज़ कर रहे हैं, हमारा गोडाउन छोटा है, तो फिर हमने क्या किया, एक बड़ा गोडाउन लिया, उसके लिए पैसा चाहिए, और डिविडेंड को मैनेज करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दिस विल एडवर्सली अफेक्ट अर्निंग्स कैपेसिटी एंड दस लीड्स टू ओवर कैपिटलाइजेशन। इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है डायरेक्टली, और ये आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट 6, इनएडिक्वेट डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपका एडिक्वेट होना चाहिए, ना कि इनएडिक्वेट। तो एडिक्वेट प्रोविजन माइट नॉट हैव बीन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स, एज सच द रियल वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। तो ये भी आपको ओवर कैपिटलाइजेशन का रीज़न है कि जो भी डेप्रिसिएशन का परसेंट होता है, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनमें जो भी आपका दिया होता है कि इस रेट से हमारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा। और एसेट्स आपकी बहुत सारी होती है, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं आपके, ठीक है। तो इन सभी पे क्या होता है कि अलग अलग परसेंटेज से डेप्रिसिएशन लगता है। तो जो परसेंटेज आपके बुक्स में गिवन होता है प्रिंसिपल्स में, उसी से हमें लगाना चाहिए, जिससे कि आपकी रियल वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस ना आए। अगर डिफरेंस आता है तो ये आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट जो आपका 7 पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड। अगर इन्फ्लेशनरी पीरियड में हम कंपनी को फॉर्मेशन करते हैं, तो ये आपका ओवर कैपिटलाइजेशन कैटेगरी में आएगा। इफ़ अ कंपनी इज फ्लोटेड अंडर द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, अगर कोई भी कंपनी इन्फ्लेशन की कंडीशन में चल रही है, तो इट रिक्वायर्स अ लार्ज फंड फॉर एक्वायरिंग इट्स नेसेसरी एसेट्स। तो उसकी एसेट्स को हमें मतलब कि एक्वायर करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, महंगाई में तो हमें हर चीज़ महंगी मिलती है बहुत ज़्यादा। तो बट व्हेन डिप्रेशन set in naturally, the prices of assets fall, which ultimately leads to over capitalization। बट जो डिप्रेशन पीरियड में होता है, इसमें क्या होता है, एसेट्स के प्राइस जो होते हैं कैसे हमारे क्या होते हैं, फॉल, गिर जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन को ओवर कैपिटलाइजेशन कैटेगरी में आता है। क्योंकि अगर अब बिजनेस मैन है, हमने इन्फ्लेशन में हमने कोई एसेट परचेज कर ली,
और डिप्रेशन में अगर हम उसको सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं जितने हमने परचेज़ किया उससे कम वैल्यू में ही प्राइस में जाएगा वो, तो ये हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इन्वेस्ट तो बहुत ज़्यादा किया बट हमें रिटर्न उस पर बहुत कम मिल रहा है। तो नेक्स्ट ये आपका जो भी कॉजेज़ है या कंसिक्वेंसेस हैं कैपिटलाइजेशन, इसकी कैटेगरी में क्या क्या आता है, इस पे हमारी ब्रीफली डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।